अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात में बात करते हैं। तकरीबन आज का जो दिन है पाकिस्तान में, एटलीस्ट ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ज़रूर हुई है कि सियासी बयानात अपनी जगह पे 4-5 रोज़ के बाद कम अज़ कम हमें कोई रोड्स के ऊपर हंगामा देखने को नहीं मिला, मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें देखने को नहीं मिली। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मुल्क के अंदर शायद कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, लेकिन अगर 4-5 दिन के जो हालात हैं उससे कंपेयर करें तो एटलीस्ट देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट। लेकिन बावजूद इसके कि अब कोई मुजाहरे नहीं हो रहे, इमरान खान साहब को अब जमानत भी मिल गई है। एक चीज़ जो शहबाज अभी भी कल 2 के रात गए, हुकूमत ने इंटरनेट सर्विस तो बहाल कर दी, लेकिन अभी भी जो मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, वो ताहाल पाकिस्तान के अंदर सस्पेंड है। और इसकी मंतक जो है वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। एक जो इतला आ रही थी कि जाहिर है कि आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, हम इतना कनेक्टेड हैं कि जो आईटी का शोबा है, इन 4 रोज़ के दौरान कम अज़ कम को कहा जा रहा है कि 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, और जो टेलीकॉम का है उसमें कोई 2.5 अरब की बात हो रही है। और इनफैक्ट इन 3-4 रोज़ के अंदर जो टेलीकॉम का शोबा है उसकी मद में, अब आई डोंट नो कि ये फिगर कितना ऑथेंटिक है, कि 86 करोड़ जो है टैक्स है वो उसका भी लॉस हुआ है, पर डे कह रहे हैं लॉस हुआ है। तो ये मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इस तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बंद करने से, इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड करने से आखिर गवर्नमेंट जो है वो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेगी। और चले एक आध दिन तो समझ आती है, लेकिन अब तो कोई समझ नहीं आती। आई डोंट नो। देखिए, ये खैर ये तो बिल्कुल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जा सकता कि हुकूमत इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दे, ब्रॉडबैंड के जो जितनी भी सर्विसेज हैं वो बंद कर दे। ये पहले ये टैक्टिक्स चल जाते थे, अब ये नहीं चलते। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कल इसके ऊपर स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा जी कि आप जो राइट्स हैं लोगों के उसको वायलेट कर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की भी ये वायलेशन है जिस तरह ये सर्विसेज बंद कर देते हैं। हैविंग सेड दैट, ये जो नुकसानात के तखमीने हैं ना, ये कभी भी ठीक नहीं होते। मुझे याद है कि जब किसी दौर में कराची बंद होता था तो एफबीआर का उस महीने का जितने का रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता था वो कराची की जो हड़ताल थी उसके खाते में वो डाल देते थे। तो इसी तरीके से ये नंबर्स आ रहे हैं। जब आप इनसे इनकम टैक्स लेने जाओगे तो वो कहेंगे अच्छा आपने तो इतना बताया, इतना लॉस हो गया पर डे, तो इसको चलें उसके ऊपर डिबेट की जा सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नुकसान नहीं हो रहा। देखें, नुकसान तो आप फंडामेंटल राइट्स को और बाकी चीजों को भी छोड़ दें। आई थिंक जो हम मैसेज क्या देते हैं इन्वेस्टर को कि अगर आप इस तरीके से एकदम से इंटरनेट सर्विस बंद कर देंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद कर देंगे, तो असल में रियासत के ऊपर फिर एतमाद नहीं होता ना जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, क्योंकि आजकल तो हर चीज आपकी जो ट्रांजैक्शन हो रही है, बहुत सी चीजें आपकी इंटरनेट की वजह से हो रही हैं। तो इसका एक ये भी नुकसान है जो आपकी मईशत को होता है। डेफिनेटली जी, आपकी हर चीज ऑनलाइन है। अब आप पिछले दिनों कुछ हालात ऐसे हो गए थे, हम घर से बाहर या ऑफिस से बाहर नहीं निकल सकते थे कि जब आप बाहर निकलते तो आपका हर सर्विस आपकी बंद हो जाती थी। तो इन तरीकों से मसाइल हल नहीं होते। क्या ये सारी सर्विसेज बंद करने से पीटीआई की तरफ से जो हंगामे किए गए, उनकी तरफ से जो जलाओ और घेराव किया गया, उसमें कुछ कमी है? उसमें तो बिल्कुल कोई कमी नहीं आई। तो हुकूमत को अपनी स्ट्रेटेजी बेहतर करनी चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की डिप्लॉयमेंट को बेहतर करना चाहिए, बजाय कि इस तरह की हरकतें करें जिनका फायदा कोई नहीं। और आई थिंक लार्जर जो पिक्चर है कि मामलात को किसी तरफ सुलझाएं और बाकी चीजें करें। वैसे एक बात है कि जो शहबाज शरीफ साहब और बाकी गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, और लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो वीपीएन लगा के, हालांकि कहा जाता था कि ये गैर कानूनी है, तो लोग कह रहे थे कि ये शहबाज शरीफ साहब जो है वो गैर कानूनी काम करें, कैसे ट्वीट करें। खैर, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी की अगर बात करें तो अब इससे ना सिर्फ जो हमारे लिए तो परेशानी है, पाकिस्तानियों के लिए भी, दे आर कंसर्न अबाउट देयर फ्यूचर। अब हमारे दोस्त जो ममालिक हैं वो भी परेशान हैं, वो भी कंसर्न है। इससे पहले भी मैंने बात की थी जब आर्मी चीफ ने दौरा किया था चीन का, तो वहाँ पे ये एक इशू ज़ेरे बहस आया था जो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जो अदम इस्तेहकाम है। पिछले हफ्ते आपको पता है कि चीन के जो नए वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, और मेरे ख्याल में पहले सुन लेते हैं, पहले तो बिहाइंड द सीन भी क्या बातें उन्होंने की, लेकिन उन्होंने जो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सियासी हालात हैं उसके बारे में क्या कहा, आइए पहले वो सुनते हैं। जी, ये चीन के वज़ीर ख़ारजा, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और शहबाज, चीन की जो डिप्लोमेसी है, सफारतकारी है, वो बड़ा सटल वे में चलते हैं। अगर आपके हवाले से दोस्त ममालिक कंसर्न भी हों, वो पस पर्दा उसका इजहार करते हैं, लेकिन पब्लिकली ये उनका ये बयान देना, आई थिंक इट्स अ वेरी टेलिंग मैसेज। और आज हम क्योंकि डिस्कस भी कर रहे हैं, क्योंकि चीन की पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर की सरमायाकारी है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, और जो मेरी इतलात हैं, जो ये विजिट हुआ भी है, तो बिहाइंड द सीन भी चीन के वज़ीर ख़ारजा ने
अपने खदशात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अंदर अगर आप चाहते हैं मईशत ग्रो करे तो कोई सिस्टम लेके आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, इस तरीके से तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए, जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई तो वो मेरे लिए हैरानकुन थी, इसलिए कि जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी पोस्ट आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के जो दौरा चीन था उसके बाद, तो लग ये रहा था कि जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो गई है, क्योंकि वहाँ पे जो ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ को ये मैसेज दिया गया कि ठीक है, हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जिस हद तक हम सपोर्ट कर सके हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन आपके साथ, लेकिन पाकिस्तान को भी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर करना पड़ेगा। तो आर्मी चीफ ये मैसेज वहां से लेके आए। उसके बाद फिर आपने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने भी कुछ रेस्ट्रेंट शो की। एक एक्सपेक्टेशन थी आज से कोई 2 हफ्ते पहले कि कोई एडवर्स ऑर्डर आ रहा है जो इलेक्शन के हवाले से केस उनके सामने था, उसमें उन्होंने जुमा और हफ्ते को जो गालिबन जुमे को जो हियरिंग थी कोई एडवर्स एक्शन नहीं हुआ। उस वक्त ये बातें हो रही थी कि शायद वो प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करार दे दें, डिस्क्वालीफाई कर दें कंटेम्प्ट के अंदर, वो चीज़ें नहीं हुई। फिर 1 हफ्ते का रिलेटिव काम था। उसके बाद फिर जब खान साहब की गिरफ्तारी हुई उसके बाद सारी जो आपकी एटमॉस्फेयर था वो चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में टर्न हो गया। पीटीआई के लोग वायलेंट हुए, उन्होंने आगे हर चीज को नुकसान जिस हद तक वो पहुंचा सकते थे उन्होंने पहुंचाया। पीडीएम ने अपनी सारी जो आइन और कानून की चीजें जो लोगों का राइट्स होते हैं उनको उन्होंने वायलेट किया। कोर्ट्स ने फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खान साहब को जाके फेवर किया, तो सारी चीजें ऊपर नीचे और उससे ऑन टॉप ऑफ दैट कि हमारे लिए कितना लम्हा फिक्रिया है कि चीन तो चलो दुनिया की बढ़ती हुई ताकत है, अफगान तालिबान ने स्टेटमेंट इशू किया कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं हमें उस पर कंसर्न है और जो हमारे शहरी वहाँ पर मौजूद हैं उनका जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए हमें खदशात हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। अब जो इशू असल में इंपॉर्टेंट है, देखें जो मेरी भी सेंस है कि अगेन चीन जो वेट कर रहा है कि पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए ताकि वो नेक्स्ट स्टेप लें, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ये साल जो है 10 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं जब सी पैक का आगाज़ किया गया था, तो क्या इस हवाले से गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि इसको बड़े फैन फेयर तरीके से मनाया जाए, इवन चीन के सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी जाए। इस मौके के ऊपर अगर चीन के सदर पाकिस्तान आते हैं तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी खबर होगी और बहुत हैरान कुन बात होगी, क्योंकि लगता नहीं है कि मौजूदा हालात में चीन के सदर पाकिस्तान का दौरा करें। जब आप इंडिया गए थे तो मैं एक सेगमेंट प्लान कर रहा था कि चूंकि हो सकता मुझे यहाँ से सोलो शो करना पड़े, तो अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरे पाकिस्तान में कोई 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने थे। ये जो 9 जोन्स थे उनका मकसद बनाने का ये था कि चीन के अंदर जो सनतें बंद हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहां पे बहुत ज्यादा हो रही है, लेबर एक्सपेंसिव हो रही है, तो प्लान ये था अंडर द सीपैक जो आज से 10 साल पहले बना, सनसेट इंडस्ट्रीज कहते हैं, उसको पाकिस्तान वो शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे रोजगार लोगों को मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, जिसको हम कहना शुरू हो गए थे कि जो सेकंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो अब शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ द सीपैक। अच्छा, मेरा प्लान ये था कि जो 9 जोन है उस पर कोई काम हुआ ही नहीं है, तो एक जोन इस्लामाबाद में भी बनना था। तो मैंने सोचा कि बल्कि मैंने प्रोड्यूसर से बात भी की, कैमरामैन लेते हैं वहां पे, वो खाली ग्राउंड में जाके खड़े हो जाते हैं और वहां पे सेलिब्रेट करते हैं सीपैक के 10 साल। सो दैट इज द होल स्टोरी ऑफ द सीपैक। हमारा एक अलमिया रहा है, हम काम नहीं करते और हम जश्न मनाते हैं। ये जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो एक ख्याल ये था, और बल्कि लोगों को उम्मीद भी थी कि अब जो सीपैक है वो रिवाइव हो जाएगा। इनको कम से कम कोई 6 माह 7 माह लगे एक मीटिंग लेने के लिए ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी की। जो 11वां इजलास था जेसीसी का वो इन्होंने 27 अक्टूबर 2022 को हुआ। चीन उस वक्त वो इजलास करने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने जो इरिटेट्स रिमूव करनी थी इन द वे ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सीपैक, वो ना पीटीआई की हुकूमत ने रिमूव की, ना पीडीएम की हुकूमत 6-7 माह में रिमूव कर सकी। लेकिन चूंकि हमने एक पॉजिटिव फेस दुनिया को दिखाना था, हमने क्लेम करना था जी पीडीएम की हुकूमत आई है, ये देखें जी सीपैक के ऊपर काम हो रहा है। जेसीसी है ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग सीपैक का। इसका सीपैक का जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे है कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं, कुछ 10 या 11। ये जो JWGs होते हैं, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का है, तो पाकिस्तान की साइड से जो इंडस्ट्रियल इश्यूज हैं उसको डील करते हैं, चाइनीज साइड से उन दोनों के जो हेड्स होते हैं उन डिपार्टमेंट्स के वो बैठते हैं और वहां पे ऑपरेशनल मैटर्स वो डिस्कस करते हैं। कोई प्रोजेक्ट अगर लेट्स से उन्होंने रिकमेंड करना है सीपैक के लिए, तो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जो है उसको रिकमेंड करता है जेसीसी को। जेसीसी वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो फिर उसके ऊपर अपनी करती है, सोच विचार करती है और फिर वो फैसला हो जाता है सीपैक में शामिल। खबर बताए ना, क्योंकि ये अक्टूबर में हुई थी, अक्टूबर 2022 अभी तक सुना है कि इसके मिनट्स जो फैसले हुए
अब यही तो सारी खबर है कि नाज़रीन अक्टूबर 2022 में मीटिंग होती है, हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश पे एक दिन के लिए मीटिंग हुई, वर्चुअल मीटिंग थी, चीन करने के लिए तैयार नहीं था। खैर वो जो मीटिंग हुई उसके जो फैसले हुए उसके ऊपर चीन रजामंद नहीं हुआ कि ये फैसले हुए या नहीं। उसके जो मिनट्स होते हैं, उससे पहले जो 10 जेसीसी के इजलास हुए थे उसमें ये एक ट्रेडिशन थी कि जो ड्राफ्ट मिनट्स हैं वो पहले ही तैयार हो जाते हैं और जैसे ही जेसीसी का इजलास खत्म होता है तो मिनट्स वो साइन हो जाते हैं। 27 अक्टूबर 2022 को मीटिंग हुई, लेकिन आज तक एज ऑफ टुडे जो जेसीसी के फैसले हुए उसकी चाइना ने अभी तक तायद नहीं की। हुकूमत पाकिस्तान की बड़ी कोशिश थी। उस वक्त जब मैंने एहसन इकबाल साहब से पूछा 27 अक्टूबर को कि जेसीसी के मिनट्स क्यों नहीं साइन, उन्होंने कहा जी 2 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर चीन जा रहे तो उनके दौरे के दौरान ये मिनट साइन होंगे। तो फिर जब मैंने 2 नवंबर के बाद एहसन इकबाल साहब से पूछा, उन्होंने फरमाया कि नहीं जी वहां पे बहुत शॉर्ट ट्रिप था, वज़ीर-ए-आज़म साहब की मसरूफियात बड़ी थी तो साइन करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद खुद एहसन इकबाल अभी पिछले माह चीन से होकर आए हैं तो वो मिनट साइन नहीं हुए। अभी हमें ये बताया गया है, ये प्रोग्राम करने से पहले हमने दोबारा चेक किया प्लानिंग कमीशन से, उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल को एक मीटिंग हुई थी चीन के साथ। उनका जो एनडीआरसी है, उनका जो कमीशन है जो डील करता है, जो काउंटर पार्ट है सीपैक का पाकिस्तान की तरफ से जो प्लानिंग कमीशन डील करता है, उनके साथ हमने ड्राफ्ट मिनट्स एक और शेयर किए थे। तो उसका जो जवाब है, जो पाकिस्तान ने ड्राफ्ट मिनट शेयर किए थे वो चीन ने 2 दिन पहले दे दिया है। जो ड्राफ्ट पाकिस्तान ने शेयर किया था चीन ने उसमें कुछ मामूली तब्दीलियां की हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान का ये दावा है कि अगले 1-2 दिन में ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो नेक्स्ट वीक होपफुली कोई 7 माह के बाद वो मिनट साइन हो जाएंगे। कामरान अभी भी ये होप है, हतमी बात नहीं है। अब ये क्यों नहीं हो रहे, दैट्स आल्सो क्वेश्चन। लेकिन इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, जो प्लान है गवर्नमेंट का, क्योंकि जुलाई में 10 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो हम उसको बड़े लेवल पे सेलिब्रेट करना और 12वां जेसीसी का इजलास करना चाहते हैं और चीन के सदर को भी बुलाना चाहते हैं। चीन के सदर को भी बुलाना चाहते हैं। इन्होंने जो प्रपोज कर रहे हैं प्लानिंग कमीशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि चीन के सदर को या चीन के प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं, 5 जुलाई 2023 को 12वां इजलास भी करें, उसमें वो शिरकत करें 10 साल। उसके साथ इनका प्लान ये है कि सऊदी अरेबिया, टर्की, ओमान, यूएई, ईरान, अफगानिस्तान और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनके भी जो मिनिस्टर्स लेवल के डेलीगेशन उनको इनवाइट किया जाए ताकि एक रीजनल कनेक्टिविटी का पैगाम जाए। एक्चुअली काम हो ना हो, सीपैक के जो प्रोजेक्ट्स लगे उनकी अदायगियां हो ना हो, वो बात की बात है, पैगाम जाना चाहिए। पैगाम जाना चाहिए। लेकिन अगर हम रीजनल कनेक्टिविटी और रीजनल यूनिटी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर फिर तो ये भी होना चाहिए ना कि पाकिस्तान के अंदर तमाम जो सियासी लीडर हैं, तमाम जमातें हैं, वो भी यूनिटी दिखाएं ना कि पाकिस्तान के मामलात पे एक हैं। लेकिन अगर हम खुद इतना डिवाइडेड हैं और दुनिया और रीजन को इकट्ठा करने के चक्कर में हैं तो उससे तो एक गलत ही पैगाम जाएगा। एक जो क्विक पॉइंट है, जो चीन के वज़ीर खारजा का विजिट हुआ, चीन डेफिनेटली पाकिस्तान की हर मुश्किल सूरत हाल में और माजी में भी मदद की, अभी भी उन्होंने मदद की। अगर हम अभी तक डिफॉल्ट नहीं हुए तो बहुत बड़ा किरदार उसमें चीन का है। लेकिन एक वाज़ेह फ़र्क है कि चीन पाकिस्तान को फेल नहीं होने देगा, लेकिन जो पैगाम पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर दिया गया है कि जहां तक पाकिस्तान की मिसमैनेजमेंट और नालायकी और नाअहली की बात है, वहां पर चीन जो है आपको रेस्क्यू नहीं करेगा। वहां पर आपको अपनी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उसको खुद रेक्टिफाई करना पड़ेगा। यहां पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं वो कितने गंभीर हैं और जो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं अगले साल आएगी तो उसको क्यों रिलाई करना पड़ेगा कर्जों के ऊपर अपने मुल्क को चलाने के लिए, पाकिस्तान को चलाने के लिए। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारी जो मईशत की सूरत हाल है, अगर आप बजट देखें तो जो सबसे बड़ा हिस्सा हमारा बजट का जो रखा जाता है हर साल वो होता है कर्जों पर जो हम सूद की अदायगी देते हैं, और वो इतना ज्यादा है कि जाहिर है कि उसके बाद फिर डिफेंस और जो मुल्क चलाने के लिए तो कुछ बचता नहीं है, फिर आपको कर्जा लेना पड़ता है। लेकिन शहबाज अब जो हालात हैं, ये दो फिगर्स जो हैं बहुत ही एस्टॉनिशिंग हैं। मुझे पता है कि अभी तक तो जो अगले माली साल का जो शायद टैक्स कलेक्शन का टारगेट है शायद 9,200 अरब रुपए की बात हो रही है। तो ये अगर बात करें, ये कहा जा रहा है कि सिर्फ कर्जों की अदायगी और सूद पर अगले माली साल हमें 7,600 अरब रुपए हमें चाहिए होंगे। इसकी जरा मतलब ये परेशान हो गए आप? नहीं, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ आपका क्योंकि ये जो ऑनगोइंग आउटगोइंग माली साल है इसमें कितना था, ओरिजिनल जो था वो गालिबन 3,950 अरब रुपया कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के लिए इस माली साल में रखा था और जंप करके ये। अच्छा, इसमें एक चीज हम जरा क्लैरिफाई कर दें नाज़रीन के बेनिफिट के लिए
कि जो बजट के नंबर्स होते हैं ना, जो खर्चा का एस्टिमेट होता है वो अंडरस्टेटेड होता है, और जो रेवेन्यू का महसूलात का जो नंबर होता है वो ओवरस्टेटेड होता है। अच्छा, इसका मकसद ये होता है कि रोजी पिक्चर पेश करो कि हमने बड़ा अच्छा बजट पेश कर दिया, तालियां सब मारेंगे, उसके बाद फिर देखी जाएगी साल में क्या होता है। और ये जो फिगर है ये अंडरस्टेट है, अभी भी आपको 7,600 3,950 अरब का जो फिगर इस साल का था, अब वो हो गया है रिवाइज एस्टिमेट 5,200 अरब रुपए। ठीक है। तो अगर 1,500-1,400 अरब रुपए आप, बल्कि आप कितना ये हो गया, कोई 1,300 अरब रुपया रफली बनता है ये। तो ये भी एस्टिमेट, अभी एक्चुअल कितना होता है वो तो हमें 30 जून के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट की जो डिवैल्यूएशन हो रही है उसकी वजह से भी आप जो फॉरेन आपने इंटरेस्ट पेमेंट करनी होती है वो फर्क, उसके ऊपर ज्यादा आपको पैसा चाहिए होता है। अच्छा, एक्सचेंज जो आपका इंटरेस्ट के सूद की अदायगी है ना, सिर्फ ये सूद की अदायगी की हम बात करें, ये भी वाज़ेह रहे एक। और दूसरी बात ये क्लियर है कि नंबर्स अभी टेंटेटिव हैं, इसमें हर रोज तब्दीली आएगी। हम बात आज जो करने जा रहे हैं, आज के दिन तक जो कुछ नंबर्स डिस्कस हुए, लेकिन ये तो तय है कि ये नंबर शायद नीचे ना आए, ऊपर ही जाएगा। नहीं, नीचे आ सकते हैं कागजों की हद तक। जो मतलब ट्रैक रिकॉर्ड तो शो कर रहा है कि हो सकता है कि दिखाने के लिए 6,800 रुपए। जैसे मैं हैरान हो गया तो अमाम परेशान ना हो जाए, तो नंबर थोड़ा उसके और भी वजह, अगर ज्यादा खर्चे इधर ही दिखा देंगे तो जो सियासी खर्चे करने हैं इलेक्शन से पहले, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो ये नंबर शायद इससे भी कम दिखाया जाएगा। 3-4 कामरान वेरिएबल्स होते हैं, ये डिटरमिन करते हैं कि जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी का बजट कितना रखा जाएगा। सबसे बड़ा जो शरह सूद होती है इस वक्त 21% है। अगले साल क्या होगी, हुकूमत उसकी जो उस पर क्या उस पर रखती है, अक्सर जो शरह सूद का जो नंबर वो कम लिया जाता है, क्योंकि हुकूमत ने एक्चुअल से कम खर्चा दिखाना होता है कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी, बाद में एक्चुअल पेमेंट तो हमेशा ज्यादा होती रही है। दूसरा होता है एक्सचेंज रेट, क्योंकि एक्सचेंज रेट का भी एक मसला है। आपको अगर $1 भी बाहर वापस करना है तो 285 का अगर डॉलर होगा तो और रेट होगा, अगर 325 का होगा तो दूसरा रेट होगा। फिर जो स्टॉक होता है, कितना कर्जा पाकिस्तान का अगले साल मेच्योर होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोई डोमेस्टिक जो आपका कर्जा है हुकूमत पाकिस्तान का, उसका कोई 65% अगले साल मेच्योर हो, और नए रेट्स के ऊपर वो फाइनेंस होगा, उसका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन आएगी। और फिर जो बजट डेफिसिट होता है, बजट का खसारा, वो कितना है। ये 4 वेरिएबल्स होते हैं मेजर, बाकी और भी छोटे मोटे होंगे जिसकी बेस के ऊपर ये नंबर तय होता है। अभी नाजरीन जो नंबर अंडर कंसिडरेशन है कि कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के लिए अगले साल कम से कम 7,600 अरब रुपए के बजट की जरूरत पड़ सकती है। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर आप इसको देखें, जो इस साल का ओरिजिनल बजट था उससे 90% ज्यादा है, और रिवाइज एस्टिमेट से तकरीबन 1/3% ज्यादा है। ये जो 7,600 अरब रुपए का नंबर है, इसके मुकाबले में जो IMF के अपने इंटरनल जो एस्टिमेट्स है, जो हमें जराये से पता चले, IMF के ख्याल में कम से कम 8,200 अरब रुपया पाकिस्तान को चाहिए होगा कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के लिए। अब ये तो 2 नंबर्स हो गए एस्टिमेट्स के। अब जो अंडर डिस्कशन एक बात आ रही है, जो बजट से रिलेटेड मीटिंग्स हो रही हैं, एक तजवीज ये भी सामने आई है कि बजाय हम 7,600 अरब दिखाएं या कोई और नंबर दिखाएं, बजट के अंदर अगर हम इसको रिफ्लेक्ट करें, कुछ 6,600 अरब से लेके 6,900 अरब रुपए का कोई भी फिगर हो सकता है। अब इसको अंडरस्टेट करने का मकसद क्या है? जो भी फिगर हुकूमत पाकिस्तान ले लेगी बजट में प्रिंट हो जाएगा, वो जो एक्चुअल उसका जो गैप होगा उतना ही ये बजट का खसारा कम दिखाएंगे, और जो इनको स्पेस मिलेगी ये फिर उसको डेवलपमेंट बजट में भी यूज कर सकते हैं और सब्सिडीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कामरान अभी जिस किस्म के जो ट्रिक्स हर साल होते हैं, उसी तरह के कुछ ट्रिक्स लगता है इस साल भी ये लोग करेंगे। और इसके अंदर एक जो और चीज है ना, इसकी अहमियत नंबर की क्या, अब ये 7,600 8,200 इसके क्या मतलब है? होने को तो आप कितने मर्जी 1,000 अरब का आप बता दें। अगले माली साल का हुकूमत का आमदन का तखमीना क्या है? फिर हम नेशनल फाइनेंस कमीशन में सूबों को कितना पैसा देंगे, वो सवाल है। FBR का जो तखमीना अभी तक हुकूमत लगाना चाह रही है, और एक्चुअल FBR कितना करना चाह रहा है वो उसको हम ब्रेक के बाद बताएंगे। FBR का जो बजट है एस्टिमेटेड, इनका जो टारगेट हो सकता है वो 9,200 अरब रुपए के आसपास की बात हो रही है। इसके अलावा 2,500 अरब रुपए का नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में हुकूमत का ख्याल है उसको आमदन आएगी, जिसमें सबसे बड़ा हेड है 900 अरब रुपया स्टेट बैंक का मुनाफा, 780 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी का हदफ अगले साल हुकूमत शायद रखे। ठीक है। जो सूबों का पैसा जाता है वो जो आपका फेडरल FBR की कलेक्शन होती है उसमें से जाता है, उसमें 57.5% माइनस कर दे और कुछ ये सर्विस चार्जेस करते हैं, तो कोई 5,100 से 5,200 अरब रुपया जो है वो सूबों को अगले साल जाएगा। बाकी कितना बचा, अगर हम दोनों को जमा भी कर लें सूबों को देने के बाद FBR के पास और नॉन टैक्स रेवेन्यू का, वो बचता है कुछ 6,600 अरब रुपया। अब ये कमी बेशी हो सकती है, इतना ही कोई आज के एस्टीमेट के ऊपर कुछ 6,600 अरब रुपया वफाकी हुकूमत की खालिस्तान आमदन होगी। और अगर ये 7,600 अरब रुपया भी दिखाते हैं तो फिर भी 1,000 अरब रुपया कम है। उसके बाद आपके खर्चे कौन से खड़े हुए हैं?
कोई 2500 अरब रुपया दिफा के लिए आपको चाहिए होगा, जिसमें कोई 1700 अरब रुपया उनका होगा स्टेटेड, और बाकी उनकी जो जरूरियात है पेंशन और स्पेशल इनके प्रोग्राम्स होते हैं। आपने सब्सिडीज देनी है। हमने कल के प्रोग्राम में बताया कि सिर्फ 1000 अरब रुपए के करीब तो पावर की सब्सिडीज हैं। आपने वफाकी हुकूमत चलानी है, आपने बाकी जितने भी अखराजात करना, तरक्याती अखराजात कर, उसके लिए फिर पैसा चाहिए, वो कहां से आएगा? फिर कर्जे लेंगे। तो होगा ये, जो भी हुकूमत इक़्तिदार में आ जाए, खान साहब आ जाए, नवाज शरीफ साहब आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए, बिलावल भुट्टो आ जाए, वो मांगते ही रहेंगे। गैर मुल्की जो इदारे हैं, बैंक्स हैं, मल्टीलैटरल और डोमेस्टिक ब्रेक पे जाना, सिर्फ एक क्विक, इस फैक्टर ने कितना रोल प्ले किया? आपको पता है कि पिछली हुकूमत ने स्टेट बैंक का कानून बदला था, जिसमें अब जो हुकूमत पाकिस्तान है वो स्टेट बैंक से बारो नहीं कर सकती, और आप रेमो करम पर हैं जो कमर्शियल बैंक्स के। डू यू थिंक इसका भी एक रोल है कि ये जो सूद की मद में इतना अनप्रेसिडेंटेड डीवैल्यूएशन का, तो अपनी जगह पे ये भी फैक्टर हो सकता है? दो फैक्टर्स हैं इसमें। ये फैक्टर जो आपने कहा बिल्कुल है। उसकी वजह यह है कि पहले स्टेट बैंक नोट प्रिंट करता था, प्रिंट करके वो वफाकी हुकूमत को लेंड कर देता था अपने पॉलिसी रेट के ऊपर। लेट से अगर 21% आज रेट है, इसकी कमी बेसी भी हो सकती है। मैं सिर्फ मिसाल के लिए 21% उससे नोट प्रिंट किया और 1000 अरब रुपया हुकूमत को कर्जा दे दिया 21% के ऊपर। अब क्या हो रहा है? नोट्स अभी भी प्रिंट हो रहे हैं। अब वो नोट प्रिंट करता है स्टेट बैंक, वो देता है बैंकों को, बैंक वही पैसा स्टेट बैंक से उधार लेके 2% ऊपर रेट रख के 23% के ऊपर वापस गवर्नमेंट को दे देता है। तो जो भी कॉस्ट है उसका 2% इजाफी इसलिए पड़ रहा है, वो जो कानून में तब्दीली आई। चले यहाँ पे ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद एक और जो ज़ाहिर के जुड़े हुए इश्यूज हैं कि टैक्स का जो मामला है हमारे यहाँ, खास करके जो इनकम टैक्स है, और आपके सामने कुछ होशरुबा अदादो शुमार शेयर करेंगे कि पाकिस्तान में कितने लोग जो हैं या कितने % लोग जो हैं वो एक्चुअली इनकम टैक्स देते हैं। इतनी बड़ी आबादी है। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जैसे आपको बता रहे थे कि कैसे अब पाकिस्तान जो कर्ज़ों के दलदल में इस तरह से फंस गया है कि जितनी हमारी आमदन हो रही है उससे कहीं ज़्यादा खुद पैसे लेकर के हमें कर्ज़ों पर जो सूद की अदायगी है उसके लिए देना पड़ता है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन है वो उस तरीके से प्रोग्रेसिव नहीं है जैसे होनी चाहिए थी। और ये जो नंबर है बड़ा एस्टॉनिशिंग है। मसलन इनकम टैक्स 14,000 जो पाकिस्तानी हैं वो तकरीबन 75% जो टोटल इनकम टैक्स पाकिस्तान का इकट्ठा होता है वो देते हैं। तो ये बाकी किधर जाता है? और जो FBR है वो फिर क्या कर रही है? पाकिस्तान की जब नई मरदमशुमारी आएगी तो आबादी आई एम श्योर कि 25 करोड़ तक होगी, तो उसमें से 14,000 जो अफराद हैं वो 75% पाकिस्तान का इनकम टैक्स देते हैं। बाकी ये रूट कॉज है। बाकी सारे मलाई खाएंगे, FBR भी बैठ के मलाई खा रहा है। एक तो एक हदफ अगले साल का कितना होगा? 9,200 अरब रुपया फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रपोज कर रही है। आज भी एक मीटिंग हुई है वजारत खजाना में। FBR जो है वो 9,200 अरब रुपए का जो हदफ है उसको लेने से इनकार ही है स्टेज के ऊपर। उनके ख्याल में कि हम 9,200 अरब रुपया इकट्ठा नहीं कर सकते। अच्छा। वो कह रहे कि हमारी एट बेस्ट जो कैपेबिलिटी है इकट्ठा करने की वो 8,600 अरब रुपया है। ठीक है, तो एनी टारगेट विच इज अबव एंड बियॉन्ड 8,600 अरब रुपया, वो इस वक्त तो 600 अरब का गैप आ रहा है ना, तो इसमें कोई IMF का भी अभी तक रोल है या IMF ये विदाउट IMF है? अगर IMF हो तो शायद 9,200 अरब से भी ऊपर की बात। वो ज्यादा कहते हैं ना, आप करें। ठीक है, अब ये इनका जो 9,200 अरब के पीछे की टारगेट सेटिंग होती कैसे है? आमतौर पर होता यह है कि हुकूमत एक तखमीना लेती है महंगाई का जो अगले साल का 21% का है। ठीक है, फिर दूसरा तखमीना लेती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या होगा, जो है कोई 3.5%। तो रफली को 25% ग्रोथ, जिसको ये कहते हैं नॉमिनल या ऑटोमेटिक जो ग्रोथ होगी इकोनॉमी के अंदर, पुल्ड बाय इन्फ्लेशन रेट। तो हुकूमत का ये ख्याल है कि FBR कुछ भी ना करे तो 25% तो इसको ऑटोमेटिकली इसकी झोली में गिर जाएगा। इस साल का इनका जो हदफ है वो 7,640 अरब है। ये अब नहीं अचीव होगा, ये बात क्लियर हो चुकी है। अब ये तखमीना ये लगा रहे हैं कि शायद FBR 7,200 अरब रुपया इकट्ठा कर सके, मतलब रफली 450 अरब रुपया अपने हदफ से कम। तो 7,200 की भी अगर बेस ले लें, उसके ऊपर 25% ग्रोथ भी लगा लें, कोई नया टैक्स लगाए बगैर, तो इनका ख्याल है कि FBR पहुंच जाता है तकरीबन 9,000 अरब रुपए के ऊपर 25% ग्रोथ के से। लेकिन यहाँ पे कैच है, इस साल जो नॉमिनल ग्रोथ है ना, ये महंगाई 36.5% चल रही है। एवरेज महंगाई का रेट इस वक्त को 30%, 28.5% है। इकोनॉमी अब जीरो भी ग्रो करे तो 28.5 और 29% ग्रोथ आनी चाहिए। इस वक्त जो FBR ग्रोथ अचीव कर रहा है वो कुछ 16% कर रहा है। तो कहाँ 29% और कहाँ 16, 13% का यहाँ पे गैप है। तो हुकूमत का अगर ये ख्याल है कि ये ऑटोमेटिक ग्रोथ के ऊपर ये कुछ 9,200 अरब रुपया FBR इकट्ठा कर लेगा, वो होगा। इसमें जो एक प्रॉब्लम है, ये अगर 9,200 चले मान भी लिया जाता है,
तो जो टैक्स टू जीडीपी रेशो लगाते हैं वो फिर कितनी बनती है? असल चीज तो डेविल लाइज इन द डिटेल, क्योंकि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो ही तो नहीं बढ़ रहा ना। देखें वो जी, बढ़ेगा तो फिर तो पता नहीं नंबर कहां पे पहुंच जाएगा। ये अगर 9,200 भी हो, आपसे बैठे बैठे मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया है, 8.5% ऑफ जीडीपी, और ये कम इस साल से भी कम होगी। रिवर्स लग रहा है ना, रिवर्स लग रहा है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि एक टाइम पे शायद ऑलमोस्ट 11 तक पहुंच गया। एफबीआर क्रॉस हो गया था 11 तक, मेरा ख्याल 11 तक पहुंच गया और रिवर्स लगा है। अब रिवर्स लगा हुआ है। अब इस साल अगर ये 7200 अरब रुपए भी करते हैं कामरान, तो अगर ये 7200 अरब, बड़ी तीर मारेंगे ना, 7200 अरब रुपए इकट्ठा करेंगे तो इनकी जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो होगी 8.5% ही होगी। तो ये अगर 9,200 भी कर लेंगे तो स्टैग्नेंट रहेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं उसकी रूट कॉज जो है वो अब आप बताएं कि क्यों। वजह यही है ना कि एफबीआर नैरो टैक्स बेस। नाज़रीन को 22,000 की वर्क फोर्स है एफबीआर की, उसमें हर तरह के मुलाजमीन है, हर ग्रेड के हैं, 17 से 22 के भी है और नीचे वाले ग्रेड के भी हैं, जिनको ये ऑफिशियल्स कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, उनको ऑफिसर्स 17 से 22 के ग्रेड के होते हैं। 22,000 की एफबीआर की वर्क फोर्स है। और अभी एक रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन बनाया था इसहाक डार साहब ने चंद माह पहले, जिसकी चेयरपर्सन है, जिसके अशफाक यूसुफ तोला साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट का उनका स्टेटस भी है। आरआरएमसी ने एक रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात किए जिसका हमें कुछ अंदाजा तो था, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स ये पहली दफा सामने आ रही हैं। जो रिपोर्ट आई है तोला साहब के कमीशन की, उसके मुताबिक पिछले माली साल में एफबीआर ने कोई तकरीबन 1600 अरब रुपए का इनकम टैक्स इकट्ठा किया। अब इसके अंदर जो असल कैच है, इस 1600 अरब रुपए में से जो तकरीबन नाजरीन ये रकम बनती है 1194 अरब रुपया सिर्फ 13,958 अफराद ने पे किया है। पूरे पाकिस्तान से जितना इनकम टैक्स इकट्ठा हुआ उसका 75% जो है वो 13,958 अफराद ने पे किया है। ये है कुल कारकर्दगी एफबीआर की। अगर यही रेशो 75% को 80% पे ले जाए तो टोटल 28,000 अफराद हैं पाकिस्तान में जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का इनकम टैक्स का कितना पे किया है, 80%। और ये रेशो अगर बढ़ाते बढ़ाते आप ले जाए 90% पे, तो 90% जो टैक्स है इनकम टैक्स वो पे किया सिर्फ 1,27,000 अफराद ने। और इससे बढ़कर जो एक नंबर है, मेरा ख्याल एफबीआर को सोचना चाहिए कि क्या वाकई एफबीआर को एग्जिस्ट करना चाहिए, क्या एफबीआर को वाकई इस फॉर्म में चलना चाहिए या नहीं। वो नंबर नाजरीन ये है कि इस वक्त 76 लाख अफराद जो है वो नेशनल टैक्स नंबर है उनके पास। कितने हैं? 76 लाख अफराद रजिस्टर्ड एफबीआर के पास। और बड़ा कमाल है एफबीआर का कि उस 76 लाख में से सिर्फ 36 लाख अफराद ने अपने गोशवारे जमा करवाए पिछले साल, और बाकी 40 लाख अफराद रजिस्टर्ड है और एफबीआर में इतनी अहलियत नहीं है कि रजिस्टर्ड अफराद से गोशवारे जमा करा सके। तो ये है कुल कारकर्दगी एफबीआर की। अब फिर सवाल यहाँ पे ये उठते हैं, तो फिर जब स्पेशल पे पैकेजेस की बात आती है, परफॉर्मेंस रिवार्ड्स की बात आती है, फेवर्स की बात आती है, तो फिर कोई कैसे इनको सपोर्ट करे जब कारकर्दगी इनकी ये है। और ये सवालिया निशान वजारत खजाना के ऊपर भी है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी है। वो क्यों एक्शन नहीं ले रहे, क्यों एक ऐसी मैनेजमेंट के साथ वो चल रहे हैं जो अपना हर महीने का हदफ भी हासिल नहीं कर पा रही, और 40 लाख अफराद रजिस्टर्ड हैं, उनसे गोशवारे वो कामरान जमा नहीं कर पा रही। चलिए, मैं तो इस पे मजीद तबसरा नहीं करूंगा क्योंकि जो आदाद शुमार हैं ये पूरी तस्वीर खुद ही दिखा रहे हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ फॉरेन पॉलिसी के जो मामलात हैं उन पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। पिछले हफ्ते चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया। एक ट्राईलैटरल मीटिंग भी हुई, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान, और मौजू यकीनी तौर पर अफगानिस्तान और उसकी जो मौजूदा सूरत हाल है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अगर बात करें तो इस वक्त जो सबसे अहम इशू है वो है पाकिस्तान के लिए, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो दहशत गर्दी है वो रेड लाइन है, यानी कि अफगानिस्तान की तरफ से जो टीटीपी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ हमले कर रहा है, तो वो पाकिस्तान की रेड लाइन है। तो इस तनाजुर में ये एक सिग्निफिकेंट मीटिंग थी और शहबाज जो आउटकम है, आई थिंक दो चीज़ें हैं। एक क्लियर डिफरेंस अभी भी नज़र आ रहा है कि जो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की, जो मुझे फॉरेन ऑफिस के लोगों से पता चला, कि वो आगे बढ़ चढ़ कर जो अफगान का डेलीगेशन था वो इस विजिट को बहुत प्रोजेक्ट कर रहे थे और ये शो करने की कोशिश कर रहे थे कि ऑल इज़ वेल और ये टीटीपी वाला कोई मामला पाकिस्तान के साथ कोई बड़ा मामला नहीं है। और
जो मीटिंग्स भी हुई हैं उसमें उन्होंने यही एम्फेसाइज किया है कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान का मुतालबा है कि टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो अफगानिस्तान की साइड है वो अभी भी बज़िद है कि पाकिस्तान जो है वो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करे। और इसका इजहार जो है वो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी साहब ने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में जब एक एड्रेस किया तो वहाँ पे उन्होंने अगेन अर्ज किया दोनों पाकिस्तान और टीटीपी को कि वो आपस में मुज़ाकरात करें। और उनसे जब सवाल भी हुआ कि लोग कहते हैं कि अफ़गान तालिबान के आने के बाद टीटीपी जो है वो मज़ीद मुनज़्ज़म हुई है, मज़ीद एम्बोल्डन हुई है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और टीटीपी की तारीख जो है वो बहुत पुरानी है। हमारे आने से पहले ही टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हमले कर रही थी और टीटीपी के अफगानिस्तान के अंदर कोई मुनज़्ज़म ठिकाने नहीं हैं। तो बावजूद इसके कि विजिट जितने भी अच्छे माहौल में हुआ, अभी भी दोनों मुल्कों के दरमियान जो डिफरेंस है कि टीटीपी के मामले को कैसे डील किया जाए, वो शायद सेम पेज पर या कॉमन जो एक पेज है उस पर नहीं आ पा रहे। कामरान, इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से हम कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि दोनों की टीटीपी की और अफगान तालिबान की कहा यह जाता है कि उनकी आइडियालॉजी एक है, उनके काम करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है, बट अगर सेम आइडियालॉजी हो तो फिर कैसे जो अफगानिस्तान की हुकूमत है उस चीज़ को वो उसकी मजम्मत कर सकती है। और जब हुकूमत पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ये फैसला कर चुकी है कि अब तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, उसके बाद फिर अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का ये कहना कि पाकिस्तान टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करे, मेरा ख्याल इसकी शायद कोई उस तरीके से कोई अपेरेंटली कोई वजह हमें नजर नहीं है। वजह तो बड़ी वाज़ेह है ना कि वजह है कि वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि टीटीपी और अफगान तालिबान मिलकर अमरीकी और जो गैर मुल्की अफवाज उनके खिलाफ लड़ते रहे हैं। जब 2009-11 के बाद जब इन्वेड किया अमेरिका ने, तो जो अफगान तालिबान की लीडरशिप थी वो पाकिस्तान के साबका कबायली इलाकों में आई। वहाँ पर बाद में जो टीटीपी बनी, ये जितने जो मिलिटेंट्स थे इन्होंने वहाँ पे इन लोगों को पनाह दी। और फिर जब पाकिस्तान ने साबका कबायली इलाकों में फौजी ऑपरेशन शुरू किया तो यही लोग अफगानिस्तान में चले गए। और अब अफगान तालिबान कहते हैं कि ये हमारा अब मौका है कि हम उनको क्या कहते हैं कि पहले इन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की, अब हम उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। तो उनका एक ये नुक्ता नज़र है। दूसरा उनको जो कंसर्न है वो कहते हैं कि हमारा सबसे नंबर 1 एनिमी इस वक्त दाइश खुरासान है, और अगर हम टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐन मुमकिन है कि इनके जो फुट सोल्जर्स हैं वो ज्वाइन कर लेंगे दाइश को और फिर वो हमारे लिए मजीद खतरा बनेंगे। लेकिन इसके अंदर जो ज्वाइंट स्टेटमेंट कोई आई थी इन तीनों की मीटिंग, बिल्कुल ज्वाइंट, तो इस चीज को इन्होंने कंडेम नहीं किया। नहीं, कंडेम बिल्कुल किया है, और उसमें यही कहा है कि कोई भी जो मुल्क है वो अपनी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देगा एक दूसरे के खिलाफ। उसमें टीटीपी का, उसमें जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है जो चीन के लिए खतरा है, और बाकी ग्रोहों का उसमें जिक्र था। इसमें अंदर जो एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि ये बात तो तय है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान एक पेज पर नहीं है टीटीपी के मामले को लेकर। चीन जो है, जो मेरी इत्तला है, वो एक कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मुल्कों को एक पेज पर कोई वर्केबल सोल्यूशन निकाला जाए। और चीन के वज़ीर ख़ारजा ने इन मीटिंग्स में इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि वाइल ये टीटीपी वाला और ये दहशतगर्दी वाला मामला इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों मुल्कों को जो लार्जर पिक्चर और जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है उसको नहीं भूलना चाहिए। मतलब उनका ये इशारा है, क्योंकि चीन ये समझता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अमन है और वो बहुत ज़रूरी है, अगर उनको रसाई चाहिए सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक, तो लगता ये है कि चीन जो है दोनों को कोशिश कर रहा है कि चलें थोड़ी अफगान तालिबान की मान लें, थोड़ी जो पाकिस्तान अपने उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करे, कोई ऐसा वर्केबल सोल्यूशन निकालें कि ये टीटीपी वाला जो मामला है ये ना हो कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात है उनको अंडरमाइन करे। अगर उनको अंडरमाइन करेगा तो अफगानिस्तान पहले ही इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार है। अगर पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो फिर आपको पता है कि वो जो रीजनल कनेक्टिविटी का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि चीन की ये ख्वाहिश है कि जो सी पैक है इसको एक्सटेंड किया जाए अफगानिस्तान तक। तो ये एक कामरान, कल मैंने कल शुमाली बलूचिस्तान में भी कुछ अटैक्स हुए हैं, उसकी कुछ खबरें भी आई हैं, गालिबन ISP ने शायद उस पर कुछ स्टेटमेंट भी दी है। वो जो अटैक कल हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, वो उसका किसी ने क्लेम किया और उसका आउटकम क्या है अभी तक? देखें वो जो अटैक्स देखें हालिया दिनों में, देखें वहाँ पे तो बलूचिस्तान का एक डिफरेंट डायनामिक्स है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि बलूचिस्तान में जो कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और टीटीपी और ये अब आपस में मिलकर भी काम कर रहे हैं, ये एक लंबी डिबेट है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर जाते हुए बात करनी है। आपको पता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि वहाँ पर भारत की रियासत कर्नाटका, वहाँ पर रियासती इंतखाबात हुए थे, और उन रियासती इंतखाबात में जो इत्तलात आ रही हैं
बीजेपी को अपसेट शिकस्त हुई है, कांग्रेस को वहां पे कामयाबी मिली है। 224 जो नशिस्तें हैं स्टेट असेंबली की, उसमें से ये कहा जा रहा है कि अब तक 130 पर कांग्रेस को कामयाबी मिल रही है, वो जीत रहे हैं उस पर, और जो सिंपल मेजॉरिटी है वो 113 उनको सीट्स चाहिए थी। और 1985 के बाद ये पहला मौका है कि कर्नाटका के अंदर किसी भी जो सियासी जमात को एक सिंगल हैंडेडली मेजॉरिटी मिली है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि बीजेपी साउथ के अंदर अगर उनका कुछ स्ट्रांग होल्ड था तो वो कर्नाटका की रियासत थी। और मैं जो रिसेंटली भारत गया था, एक वजह कि जो भारत के वज़ीर ख़ारजा ने हमारे वज़ीर ख़ारजा से हाथ नहीं मिलाया, कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई, उसकी एक बहुत बड़ी वजह कर्नाटका के इंतखाबात थे। क्योंकि जो भारतीय वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी 10 दिन से वहां पर डेरे डाल के बैठे थे कर्नाटका में, और वहां पर जो एंटी पाकिस्तान कार्ड है उसको भी खेलने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर जो वोटर्स हैं उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। और इस पर जो कांग्रेस के सदर हैं राहुल गांधी, उन्होंने एक जबरदस्त ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इस नतीजे का मतलब ये है कि कर्नाटका के लोगों ने जो नफरत का बाजार है उसको बंद कर दिया है और जो मोहब्बत की दुकान है उसे खोला है। और ये सिग्निफिकेंट है, इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि मैं इंडिया में वहां पे मौजूद था, तो उनका कहना है कि इसका लामहला तौर पर जो इम्पैक्ट है, जो अगले साल के शुरू में भारत के अंदर आम इंतखाबात होने हैं, उसके ऊपर भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में डेवलपमेंट होगी। नेवरदलेस ये एक सिग्निफिकेंट मेरे ख्याल में डेवलपमेंट है। और दूसरा, जाते जाते एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं, बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान लगभग ऐसे ही डिवीजन है जैसे पाकिस्तान के अंदर तहरीके इंसाफ और बाकी सियासी जमातों के अंदर। लेकिन इंडिया की जो ब्यूटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो डेमोक्रेसी में इस तरह से है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुले दिल से अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। ट्विटर के ऊपर उन्होंने कांग्रेस को मुबारकबाद दी कर्नाटका के इंतखाबात में जो उनकी विक्ट्री हुई है। तो उन्होंने अपने जीएचक्यू पे हमला नहीं किया। और काश पाकिस्तान के अंदर जो है वो भी इस तरह की रिवायत हो कि जब कोई जमात हार जाए तो वो अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम करे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।